25% जेनेटिक्स होती है, 75% स्टिल इट इज ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। दो तरह की एज होती है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज हम चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। Good morning. Happy to meet you all. I think this would be my third session with IROA, and after a long time, I think last time we discussed about dementia a year back, I think. तो इस बार the topic of discussion एजिंग कैसे करेंगे और कैसे अपनी लाइफ हेल्थ स्पैन को इंक्रीज करेंगे with all the things which you asked, hopefully incorporated into the presentation. एंड बाकी और जो क्वेरीज होंगे वो तो फिर हम डिस्कस करेंगे ही। गुड टू सी यू ऑल अगेन, एंड बाकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन जो है हेल्दी एजिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है और कैसे हम अपनी हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्दी एजिंग, क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्दी एजिंग के लिए ज़रूरी होती है, उसमें क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या सही है, और क्या जो ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें क्या क्या चीज़ें गलत हैं। तो अगर हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक जो है वो पहले जाएगा डेली रूटीन्स, मॉर्निंग इवनिंग में क्या क्या होना चाहिए, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, फूड और सप्लीमेंट्स हमें कौन से लेने हैं, कितने लेने हैं, कौन से साथ लेने हैं, कौन से साथ नहीं लेने हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप हमें कब करना है, क्या क्या टेस्ट करना है, कितने फ्रिक्वेंटली करना है, कौन से टेस्ट ज़रूरी नहीं है, मेडिसिन रिव्यू कैसे करनी है, डी प्रिस्क्राइबिंग के लिए कौन सी मेडिसिन ज़रूरी है, कौन सी नहीं है, और कैसे हम अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अगर हम एजिंग की बात करते हैं तो एजिंग में अगर हम बात करते हैं 25% जेनेटिक्स होती है, 75% स्टिल इट इज़ ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, आवर इन्वायरमेंट, हाउ वी कैरी फॉर आवर सेल्व्स ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम, वो डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार से एज कर रहे हैं। हम हेल्दी एजिंग कर रहे हैं या हम बीमार हैं या हम डिपेंडेंट हैं लोगों पे ड्यू टू आवर हेल्थ कंडीशंस, वो डिपेंड करता है उसके वजह से। अगर हम बात करें, दो तरह की एज होती है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? मेरा एज 36 ईयर्स है, ये मेरा क्रोनोलॉजिकल है। इट इज़ डिफाइंड बाय मैंने कब बर्थ लिया है उसके बेसिस पे, ये चेंज नहीं कर सकते हम। एक होता है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज क्या होता है? एक 40 साल के बंदे का बायोलॉजिकल एज कैन बी 35 अगर ही इज वेरी हेल्दी, ही हैज मेंटेन्ड हिज himself very well, he is following all the healthy lifestyles, he is disease free, he is active, he can be 35 years biologically, मतलब उसकी बॉडी के ऑर्गन बाकी चीज़ों की एज 35 ईयर्स है। एंड एक अनहेल्दी पर्सन जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जो कि अच्छे से खानों में रेगुलेशन नहीं है, डिजीजेस हो गए हैं ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल, उस 40 साल के बंदे की बायोलॉजिकल एज कैन बी 50 और 45 ईयर्स। तो ये आपके हाथ में है, ये हम चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज पे तो हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है, बायोलॉजिकल एज हम चेंज कर सकते हैं। और ये बायोलॉजिकल एज को नापने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि अभी बहुत रूटीन नहीं है, रिसर्च फील्ड में इसको हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। बट जब बायोलॉजिकल एज को हमने मेजर करके देखा तो हमने देखा कि किन चीज़ों से बायोलॉजिकल एज इंप्रूव होती है। कहने का मतलब अगर मैं 40 साल का हूँ, आइडियली मेरा बायोलॉजिकल एज भी 40 साल के करीब होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है मतलब मैं अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा अपनी बॉडी को, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं क्या इसको बदल सकता हूँ? क्या मेरी आज एज अगर 40 है बट मेरी बायोलॉजिकल एज 45 है, क्या मैं इसमें बदलाव कर सकता हूँ? तो हाँ, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। हम अपनी बायोलॉजिकल एज को अपने क्रोनोलॉजिकल एज के पास ला सकते हैं, और अगर हम बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल को मैनेज करें, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनको फॉलो करें, तो हम हो सकता है अपनी एज को क्रोनोलॉजिकल एज से कम भी कर पा सकते हैं।
तो इसी टॉपिक पे आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्लू जोन के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है? ब्लू जोन कितने लोगों ने सुना है? कम लोगों ने सुना है। हाँ। तो ब्लू जोन, अच्छा ऑन हो गया। ब्लू जोन हमारे अर्थ के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज, जहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ के लोग नॉर्मल एज से ज्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं, प्लस वो हेल्दी रहते हैं। तो फिर इस पे स्टडी किया गया कि ऐसा क्या है वहां पे जो ये, तो इनको ब्लू जोन से एक तो नाम दिया गया कि वो ब्लू जोन एरिया है हमारे अर्थ पे। ब्लू जोन क्यों है? कि वहां पे सेंटेनेरियंस ज्यादा है। सेंटेनेरियंस का मतलब है 100 साल के एज के ऊपर के लोग ज्यादा मिलते हैं उन एरियाज में। तो ये एरियाज आपके सार्डिनिया है, कुछ मेडिटेरेनियन कोस्ट पे ओकिनावा है, बहुत सारे ऐसे 6-7 जगह हैं मेडिटेरेनियन, जापान और कुछ एरियाज में मिला के। तो फिर स्टडी में ये पाया गया है वहां के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कुछ अलग क्या क्या कर रहे हैं हमारे बाकी दुनिया के लोगों से। तो उनमें अगर आप देखोगे तो ये 6 चीजें कॉमन पाई गई। तो एक तो वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खुद से बिल्ड करके या खुद से ग्रो करके ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स एंड फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स। वो होल ग्रेन्स को ज्यादा यूज करते हैं। वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स को कम यूज करते हैं, रिफाइंड चीजें, पैकेज्ड वाली चीजों को कम यूज करते हैं। वो मीट, रेड मीट को बहुत कम खाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर कुछ एरिया कोस्टल एरिया में है, वो फिश वगैरह का इंटेक ज्यादा करते हैं। तो यहीं से कहीं ना कहीं वो ओमेगा फैटी एसिड एक सप्लीमेंट का भी लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया कि क्या ओमेगा फैटी एसिड्स के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नेचुरल मूवमेंट, नेचुरल मूवमेंट का क्या मतलब है? एक होता है कि हम खुद को फोर्स कर रहे हैं 30 मिनट वॉक करने के लिए, और एक कोई है जो उसकी लाइफस्टाइल में ही ऐसा है कि वो दिन भर चल फिर रहे हैं, कि वो अपने घर से अपने काम के प्लेस पे साइकिल चला के या पैदल जा रहे हैं। वो अपना जो काम कर रहे हैं उसमें भी कम से कम लिफ्ट और उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, खुद से वॉक कर रहे हैं। वो डे टू डे लाइफ में नेचुरल वॉकिंग को इंक्लूड कर रहे हैं, नेचुरल मूवमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये भी वहाँ के लोगों में कॉमन था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वहाँ के लोग कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी वर्क, बहुत सारी कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए ज़्यादा पाए गए। और एक चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ पर्पस। इसको बोलते हैं इकेगाई, एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है सेंस ऑफ पर्पस। जब आप सुबह उठते हो तो एक सेंस ऑफ पर्पस होता है ना। जैसे मैं आज सुबह उठा, मुझे पता था आप लोगों से मिलना है, आपसे बातें करनी है, कुछ नया बताना है आपको, जिसको आप कुछ कैरी घर लेके जा सको। कल मैं उठूंगा, मेरा पर्पस होगा मेरे कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ठीक करना है। आई हैव अ सेंस ऑफ पर्पस। आप भी जब वर्किंग रहे होगे आपके भी सेंस ऑफ पर्पस रहा होगा। बट रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, कई बार वो सेंस ऑफ पर्पस मिसिंग होता है कि मैं किस लिए उठूंगा कल। उठ के खाना खाया, वॉक किया, सो गए, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड एज सेंस ऑफ पर्पस। तो वो सेंस ऑफ पर्पस कहाँ से आए? तो सेंस ऑफ पर्पस पे बहुत सारे लोग अभी हमारे जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट के ही बहुत सारे लोग जो इधर दिल्ली एनसीआर और बहुत जगहों पे हैं, बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं थ्रू स्कूल्स, थ्रू टेली मेडिसिन, और उनको इंगेज करें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज जहाँ पे वो भी फील करें कि दे आर इन्वॉल्व, दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव अ पर्पस ऑफ गेटिंग अप एंड डूइंग समथिंग। तो वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, दे हैव अ पर्पस। और वहाँ ज्यादातर ऐसे जगहों के लोगों का ये मेंटालिटी होता है दैट दे हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, दे वांट टू डू समथिंग और दे आर डूइंग समथिंग, दे फाइंड सम पर्पस इन लाइफ। एक और इंपॉर्टेंट चीज है ईटिंग इन मॉडरेशन। इसको क्या बोलते हैं? जितना आपका भूख है उससे 80% ही खाते हैं वो लोग। ओवर ईटिंग शुड बी अवॉइडेड। और मैं आपको आज यहां बता दूं, ओनली प्रूवन एंटी एजिंग थिंग और लॉन्जिविटी मेडिसिन इज कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ने रियल में जेनेटिक लेवल पे शो किया है कि हमारी जीन्स, हमारी डीएनए एज नहीं करती है जो लोग कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं एज कंपेयर टू जो नहीं कर रहे हैं। तो ये
कहीं ना कहीं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, नेचुरल वे में कर रहे हैं कि कम खाना खाते हैं। 80% फुल होने से पहले यू हैव टू स्टॉप। एंड थर्ड इज रेस्ट एंड रिदम। लाइफ में रेस्ट भी लेना है, वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना है, पूरे टाइम बिजी भी नहीं रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। तो ये बताने का पर्पस क्या है, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, यू कैन वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, ब्लू जोन्स करके, जो लोग इंटरेस्टेड है। तो ये तो ब्लू जोन्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम इनमें से क्या चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं। टाइम रूटीन पे कुछ क्वेरीज थे कि बहुत सारे वीडियोस कुछ कुछ चीजें बताते हैं, लेट्स सी क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्या नहीं है। तो वेकिंग अप एंड वाइंडिंग डाउन, तो हम जब सुबह उठते हैं तो पानी पीने का क्या इंपॉर्टेंस है, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, और नींबू पानी पीना है या सिर्फ पानी पीना है। तो इस पे जो मेरा वर्डिक्ट है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पानी तो पीना चाहिए। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, जो हमारी बॉडी के स्वेटिंग के थ्रू या सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने से, या रात में हम यूरिन करने जाते हैं तो वाटर लॉस होता है। तो सुबह उठने पे बहुत सारे लोगों को ड्यू टू ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन भी पोस्चुरल हाइपोटेंशन की भी शिकायत होती है। जब आप अचानक सो के बहुत देर बाद खड़े होते हो तो आपका बीपी डिप होता है, आपको डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। तो सुबह पानी पीना जरूरी है, 1 ग्लास 2 ग्लास, ये डिपेंड करता है कि आपको वाटर रिस्ट्रिक्शन वगैरह के बोलने के लिए तो डॉक्टर ने नहीं बोला है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर आप हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए बोला गया है तो आप 1 ग्लास भी पी सकते हैं। अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप 2 ग्लास पी सकते हैं। नींबू पीने का कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नॉट प्रूवन, नींबू पीने का कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है। नींबू आप पी सकते हो अगर आपको एसिडिटी नहीं रहती है, अगर आपको कोई और एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम नींबू से नहीं होता है तो आप नींबू भी पी सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि नींबू पीना जरूरी है। अगर आप सिर्फ पानी भी पीते हो दैट इज सफिशिएंट। मॉर्निंग में हनी आप ले सकते हैं, उसमें कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट सुबह सुबह ही लेना जरूरी है ऐसा आई वुड नॉट रिकमेंड। सुबह उठ के क्या जेंटल जॉइंट एंड मोबिलिटी मूवमेंट्स करने चाहिए, तो बिल्कुल करने चाहिए। ये प्रूवन है कि जब एक सीनियर सिटीजन सुबह उठ के अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं, अपने मसल्स को वार्म अप करते हैं, तो उनके बहुत सारी अकड़न वगैरह जो जॉइंट में है, प्लस उनके मसल्स रिलेटेड चीज़ें थोड़ी बेटर होती हैं। तो ये आप सबको करना चाहिए, ये आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्टिफनेस को बेटर करता है। तो ये करना चाहिए सबको। सुबह उठ के अपने सारे शोल्डर्स आप मूव कर सकते हैं, आप अपने फिस्ट को ओपन क्लोज कर सकते हैं, आप नेक को एक बार जितने मूवमेंट आप कर सकते हैं नेक के थ्रू नेक का कर सकते हैं, आप लेग्स को एक बार ओपन क्लोज कर सकते हैं। अगर आप खड़े हैं तो आप हील्स पे ऐसे खड़े होके भी 5-10 बार कर सकते हैं। इससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें मूवमेंट, उनकी स्टिफनेस कम होगी। मॉर्निंग वॉक तो करना ही है सर, वो अलग चीज है। ये है उठते साथ क्या आपको स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है, बेड से उठे पानी पिए उसके बाद क्या स्ट्रेचिंग करनी है तो कर सकते हैं, करनी चाहिए, जॉइंट वगैरह के लिए बेटर है। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक तो बाद में जाओगे, उस पर भी आएंगे हम लोग। अब एक है प्रोटीन सुबह लेना कितना जरूरी है, रात को लेना कितना जरूरी है, या टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के लिए प्रोटीन का क्वांटिटी और प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है वो जरूरी है। तो सीनियर सिटीजन्स में नया मसल्स बनना डिफिकल्ट होता है, नया मसल का फॉर्मेशन होना डिफिकल्ट है, नया कुछ भी बनना डिफिकल्ट है, क्योंकि एनाबॉलिक रेजिस्टेंस होता है हमारे एक एज के बाद। जब हमारे सेक्स हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं तो एनाबॉलिक रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्यों दे रहे हैं फिर प्रोटीन? प्रोटीन इसलिए दे रहे हैं कि जो डिक्लाइन है हमारे मसल्स का विथ एज वो थोड़ा हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए, प्लस जो हमारी मसल्स है वो मेंटेन कर पाए। बट क्या इसका मतलब हम नई मसल्स नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं, बट मेहनत ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू अ यंगर पर्सन। इसलिए बोलते हैं जब आप अपने 40s-50s में वो मसल्स बना लो आपको आगे काम आएंगे। बट आप भी बना सकते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन को लेके कोई मिथ नहीं रखना है।
अगर आप किडनी पेशेंट नहीं है, आप लिवर डिजीज के पेशेंट नहीं है, तो आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। अगर आप किडनी डिजीज, लिवर डिजीज के पेशेंट हैं, तब भी आपको प्रोटीन लेना है, बट कम लेना है। तो अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं, आपको कोई क्रॉनिक ऑर्गन डिजीज नहीं है, तो आपको 1 से 1.2 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी प्रोटीन आपको लेना है। कहने का मतलब एक 60 केजी के व्यक्ति को कम से कम 70 से 72 या 75 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोटीन को एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि हमारे बॉडी में उतना फास्ट मेटाबोलाइज नहीं होगा सीनियर सिटीजन के, और हमारी बॉडी के अगर एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट हो भी गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, वो यूटिलाइज नहीं होगा उतना अच्छे से एक साथ देने से। तो सीनियर सिटीजन्स में जरूरी ये है कि हम उस प्रोटीन को मॉर्निंग, लंच, ब्रेकफास्ट में डिवाइड करके लें। ठीक है, ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उठते साथ ही प्रोटीन ले लें, इसका बहुत कम रोल है। इसका रोल ज्यादा होता है बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स में, जिनको सुबह उठते साथ प्रोटीन लेने के लिए बोला जाता है। बट अगर आप लेना चाहते हो, ले सकते हो। दैट शुड बी लाइक कि आपका ब्रेकफास्ट वाला प्रोटीन आपने ले लिया है उठते साथ आधे घंटे के अंदर। इंपॉर्टेंट है बेड टाइम प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा देखा गया है कि रात के समय हमारी कैटाबोलिक एक्टिविटी बॉडी में ज्यादा होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन्स में मेन रिस्क क्या है कि मसल लॉस होती है विद टाइम। तो उस कैटाबोलिज्म को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम प्रोटीन रात को लेते हैं तो वो बेनिफिशियल होती है। बट ऐसा तो हमारी इंडियन उसमें पहले से है कि हम दूध पी के सोते हैं बहुत लोग। दूध इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये तो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, ये उसी का एक्सटेंशन है, उसी को अलग फॉर्म में लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो रात को सोने से पहले या तो आपके डिनर में, या तो आप अलग से दूध या प्रोटीन पाउडर जो लेते हैं रात को सोने से पहले, वो आपकी कैटाबोलिज्म, जो रात को मसल लॉस होती है स्पेसिफिकली सोते वक्त, उसको प्रिवेंट करती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रात वाला प्रोटीन आप जरूर इनटेक करें। अब प्रोटीन जो हमने बात की कि 60-70 ग्राम प्रोटीन लेना है, अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो डिफिकल्ट है, वो क्या खाएं ऐसा जो जिसमें प्रोटीन मिल जाए उनको। तो एक तो दूध, मिल्क वाली चीजें तो हमेशा उसमें काम आएगी, मिल्क हो, दही हो, योगर्ट हो, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा हमारी जो दालें हैं, पल्सेस हैं, चना है, आपका राजमा है, या इवन इनसे बने बेसन या सत्तू है, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। इनसे बना आप सुबह उठ के चीला खा सकते हो, आप ब्लैक चना भिगोया हुआ खा सकते हो सुबह उठ के। दोपहर में आपने दाल खाई, उसके साथ दही खा ली। रात को आपने दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के या तो पनीर खा लिया सब्जी में, या सोयाबीन खा लिया, ऐसी कोई चीजें खा ली। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर भी वेजिटेरियंस में ऐसा हो सकता है कि नहीं पूरी हो रही हो, क्योंकि कई लोग मिल्क से इंटॉलरेंट होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो मिल्क नहीं ले पाते हैं। कई लोगों को किसी आईबीएस की प्रॉब्लम हो, किसी को गट रिलेटेड इश्यूज हो ज़्यादा प्रोटीन लेने से, खास करके डाइटरी फॉर्म में, तो वो प्रोटीन इंटेक पाउडर के फॉर्म में, जो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आता है, उनको इंक्लूड करके अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट ये आपको कैलकुलेशन खुद पे करना है। आई थिंक मैं पहले भी 2 बार आया हूँ, आप सबको बताया होगा मैंने, ये कैलकुलेट करो आप लोग कितना प्रोटीन ले रहे हो दिन में। ठीक है, अगर आपको किडनी डिजीज, लिवर डिजीज नहीं है, तो कम से कम जितना आपका वेट है उतना ग्राम प्रोटीन दिन में लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल लेना है। बिल्कुल। Yes, that is a rough calculation and that holds true from most of the guidelines. डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेरी गुड मैम, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक साथ सारा प्रोटीन दिन का नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चन थे क्या 30 मिनट्स आफ्टर वेकिंग, बिफोर स्लीपिंग हमें खाना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने से ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। बट रात वाला जरूर लेना है, दिन वाले का उतना आपके लिए बेनिफिट नहीं है, बट ब्रेकफास्ट में भी आपको प्रोटीन लेना है। और आपने पूछा था सोर्सेज, मैंने वेजिटेरियंस के बता दिए। अगर आप एग खाते हो तो एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन वेजिटेरियन फूड्स में अच्छा होता है, टोफू, सोयाबीन, ये चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट कर लो। बेसन, सत्तू, ये अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, इनसे आप कुछ बना के खा सकते हैं। राजमा दाल मैंने बता दिया सर, दाल वाली जो भी फैमिली है वो पूरी प्रोटीन रिच होती है, फाइबर रिच भी होती है वो। हमें मूव टू स्टे यंग,
हमें मूव करना है। अब अगला क्वेश्चन है कितना मूव करना है। कोई इन्फ्लुएंसर आके बोल देता है 10,000 स्टेप चलो, कोई बोलता है 15,000। कितना चलना है? ये चार्ट आपके सामने है। जब इसमें हम चार्ट के लोअर साइड एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स है, और हेल्थ बेनिफिट को गेज किया गया है वो वाई एक्सिस पे। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हो तब तो हेल्थ बेनिफिट काफी स्टीपली इंक्रीज करती है। बट एक अराउंड 6 to 8 के रेंज वैसा पाया गया है जहां मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स है। उसके ऊपर आप चलते हो तो हेल्थ बेनिफिट होगा। आप जितना चल सकते हो उतना चलना है, मना नहीं करना है कि आप ज्यादा नहीं चल सकते। आप 15,000 स्टेप चलने की कैपेसिटी रखते हो, आप चलो। बट ये देखा गया है कि जब आप 6 से 8,000 स्टेप्स दिन में चलते हो उसके मैक्सिमम बेनिफिट पाए गए हैं। उसके ऊपर बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स हैं अगर आप फर्दर और चलोगे। तो कहने का मतलब ये है जिस कि कम से कम आपको कोशिश करनी है कि आप 6 से 8,000 स्टेप्स तो दिन के चलो ही। उसके ऊपर अगर आप चल सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं चल सकते तो भी यू शुड बी हैप्पी कि आपने इतना अचीव कर लिया है। अब एक दिन आपने चल लिया, एक दिन आप नहीं चल रहे हो, फिर एक दिन चल रहे हो, फिर एक दिन नहीं चल रहे हो, तो नंबर ऑफ काउंट से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। अब कितना रेगुलरली उस 6,000 को ही अचीव कर रहे हो वो जरूरी है। एक बंदा एक दिन 10,000 चल रहा है, अगले दिन नहीं चल रहा है, नॉट गुड। आप डेली 6,000 चलो, दैट इज बेनिफिशियल। और सारे तरह के मूवमेंट्स काउंट होते हैं जब हम स्टेप काउंट की बात करते हैं। अब ब्रिस्क वॉकिंग और स्टेप काउंट अलग अलग चीजें हैं। स्टेप काउंट इज अब दिन भर में कितना चल रहे हो, दैट इंक्लूड्स जो मैं अभी इसी पोडियम पे भी चल रहा हूँ, दैट इज एन स्टेप काउंट। मैं चल रहा हूँ, अपने काम में भी चल रहा हूँ। ब्रिस्क वॉकिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रिस्क वॉकिंग आपके हार्ट डिजीजेस रिलेटेड हेल्थ को इंप्रूव करती है। तो ब्रिस्क वॉकिंग आपको तेजी से करना है। दैट इज 5 days इन अ वीक, 30 मिनट्स के लिए आपको ब्रिस्क वॉक करने से आपका हार्ट हेल्थ, स्ट्रोक वगैरह से आपको प्रिवेंशन होती है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। स्टेप काउंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब आप ब्रिस्क वॉक करते हो उसमें भी स्टेप काउंट आपका डेली रूटीन में ऐड हो जाता है। बट आप जब नॉर्मल चलते हो, बिना ब्रिस्क वॉक के भी चलते हो, वो भी स्टेप काउंट में ऐड होता है। तो स्टेप काउंट आपको 6 से 8,000 करने हैं। ब्रिस्क वॉक आप कर पाते हो तो 30 मिनट्स डेली फॉर 5 days इन अ वीक करना चाहिए आपको। नॉर्मल वॉकिंग के भी सिमिलर बेनिफिट्स देखे गए हैं। ब्रिस्क वॉकिंग आपको एक बहुत शॉर्ट स्पैन में, जब आप बहुत तेजी से चलते हो तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अभी मैं इस पोडियम पे चल रहा हूँ, मेरी हार्ट रेट नॉर्मल है, 90 है। जब मैं ब्रिस्क वॉकिंग करूंगा मेरी हार्ट रेट 120 होगी। तो ये जोन्स ऑफ एक्सरसाइज होता है। तो जब आपकी हार्ट रेट तेज होती है तो जो हार्ट के रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि आप जितने हाइयर इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हो एक तरह से वो, तो वो उसका हार्ट रिलेटेड हेल्थ पे ज्यादा बेनिफिट है। दिस वॉकिंग इज नॉर्मल वॉकिंग, कि भाई आप स्टैटिक नहीं हो दिन भर में। दिस इज मोबिलिटी, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। ऐसा नहीं है कि इसका हेल्थ का कोई बेनिफिट ही नहीं है। बट आप स्पेसिफिक बोलोगे कि हार्ट के लिए क्या सबसे अच्छा है तो ब्रिस्क वॉकिंग है। Yes, it can. Brisk walking means you should be little breathless, your heart rate should increase. If you're cycling and you're able to achieve that, that is equivalent to brisk walking. करके नहीं करना है। आप जितने में कंफर्टेबल हो, जितने में आपको कहीं जॉइंट पेन, चेस्ट पेन या किसी तरह से बहुत ज़्यादा डिजीनेस होने लगे, वैसे कंडीशन में आपको नहीं करना है। दिस इज फॉर जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं आप एटलीस्ट सिंपल वॉक करने की कोशिश करो। इवन आप 4,000 स्टेप भी चलोगे तो 2,000 चलने से तो 4,000 बेटर है। एक क्वेश्चन था, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर वॉकिंग बंदा ठीक है नॉर्मल 3-4,000 स्टेप कर सकता है, बट आई कैन गो फॉर साइकिलिंग से इवन 10 किलोमीटर डेली, कैन दैट आल्सो रिप्लेस दिस स्लो वॉकिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग? डेफिनेटली। देखिए, आप ये कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है। कहने का मतलब है क्या, आप मूव में रहो, चलते फिरते रहो। अगर एक बंदा ऐसा है जो कि डेस्क जॉब कर रहा है, लेट्स सपोज डेस्क जॉब है, और डेस्क से निकला, कार में बैठा, घर पहुंचा, घर में लिफ्ट ली, लिफ्ट लेके बेड पे पहुंच गया। अगले दिन वो फिर निकला, गाड़ी में बैठा, ऑफिस आया, ऑफिस में डेस्क पे बैठा, फिर चला गया। दिस इज नॉट हेल्दी।
इसमें आपको कहीं ना कहीं इंक्लूड करना होगा कि आप कुछ तो, या तो वो ब्रिस्क वॉकिंग करने लगे 30 मिनट निकाल के दिन का, गुड, या तो वो ब्रिस्क वॉकिंग के 30 मिनट नहीं निकाल पा रहा है, साइकिलिंग के 30 मिनट नहीं निकाल पा रहा है, तो एटलीस्ट दिन भर में सीढ़ियाँ यूज करे, कहीं पे तो कार छोड़ के जाए, खुद से चल के जाए, पार्क में जाए, कुछ तो करे, कुछ तो वॉक करे। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ करना है आपको। अगर आप सब कुछ कर पा रहे हो, आपके टाइम और वो चीज़ें अलाउ कर रही है, तो आप डेफिनेटली वो करिए। बट जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर आप 4,000 स्टेप भी चल पा रहे हो, उसका 0 या 2,000 स्टेप से ज़्यादा बेनिफिट है, जैसा आपने चार्ट में देखा होगा, ग्राफ में। तो कुछ नहीं होने से कुछ बेटर है। आज 4,000 चल रहे हो, अगर आप 6,000 चलोगे दैट इज मोर बेनिफिशियल, 8,000 चलोगे दैट इज मोर बेनिफिशियल। उसके साथ साथ उन्हीं 8,000 स्टेप्स को में आप अगर ब्रिस्क वॉक भी इंक्लूड कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, दैट इज वेरी गुड। नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो करना है। फॉर मसल लॉस यू हैव टू डू स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अलॉन्ग विथ एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। अब बॉडी वेट ये लैकिंग है हमारे यहाँ पे। मसल ट्रेनिंग को एसोसिएट किया जाता है कि यंग लोगों की चीज़ है, यंगस्टर्स को करना चाहिए। इट्स नॉट एनी मोर। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के, ऑर्गन है। मसल स्ट्रांग होती है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, आपका डायबिटिक कंट्रोल बेटर होता है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क कम होता है। जिनके मसल स्ट्रांग होते हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड सिम्टम्स कम महसूस होते हैं, उनकी जॉइंट्स ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रहती हैं, जॉइंट्स पे प्रेशर कम आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की सीवियरिटी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उनको गेट और बैलेंस बेटर रहता है, वो चलने में गिरने का डर कम होता है, और उनके ब्रेन के लिए भी अच्छा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे करें? कभी किया नहीं है तो, कभी नहीं किया है तो आपके मसल्स वीक होंगे, टोन नहीं होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत लाइट वेट के साथ शुरू किया जाए, थेराबैंड वगैरह का यूज़ किया जाए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से हेल्प लेते हुए, खास करके अपने लोअर लिम्ब मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स, काफ की मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे आने वाले 10 सालों में आपका एटलीस्ट मोबिलिटी और बैलेंस तो ठीक रहे। और जैसे जैसे आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस सबको थोड़ा ना मोड़ा होगा। हम कार खरीदते हैं, कार का इंजन एक टाइम बाद खराब होता है ना, चाहे कितना भी आप मेंटेनेंस कर लो। अगर आप अपने को खुद बहुत अच्छे से भी रखोगे, इट्स अ मैकेनिकल थिंग। 3 बोन्स का जॉइंट है ये, नी जॉइंट। 2 बोन्स आपस में ऊपर से आ रही है, एक कैप है, 2 बोन्स ऐसे आ रही है, एक कैप है। विथ टाइम प्रेशर पड़ता है, सारा वेट हमारा यहाँ पे आता है, इस वेट बेरिंग जॉइंट है। तो ये विथ टाइम तो ये जॉइंट स्पेस घटेगा ही, विथ टाइम इनमें फ्रिक्शन होगा ही, विथ टाइम इसमें फ्रिक्शन होने से न्यू बोन फॉर्मेशन होगा, इसकी जो एक लिक्विड होती है अंदर साइनोवियल फ्लूइड वो भी घटेगा। तो इसको तो एज होना ही है, ये एज होगा, बट उस एजिंग को आप कैसे, क्या उसको रोक सकते हो? उसको नहीं रोक सकते। आप क्या कर सकते हो? आप अपनी मसल स्ट्रांग कर सकते हो, जो उस जॉइंट को ज़्यादा स्टेबलाइज रखेगी। कल को आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो हो सकता है आपको सिम्टम ही ना हो, बट अंदर आप एक्सरे करो तो आपका जॉइंट किसी और से ज़्यादा खराब है, बट आपको सिम्टम नहीं है, उनको सिम्टम होगा। वॉकिंग इज इंपॉर्टेंट। वॉकिंग के अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज, whoever wants to live healthy life आने वाले टाइम में, wants to be independent, wants to not fall, wants to keep walking, they have to include some form of resistance or strength training in their activities along with protein intake. Both is important for making your muscle strong. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होते हैं, ग्रिप स्ट्रेंथ करना, प्लैंक्स करना, वॉल पे सिटअप करना, ये सारी चीज़ें सिंपल है। मसल स्ट्रांग होगी तो शुगर बीपी कंट्रोल भी बेटर हो जाएगा, कि दवाइयाँ कम हो जाएंगी। बैलेंस ट्रेनिंग भी ज़रूरी होता है। जब बैलेंस ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो इस तरह की वॉकिंग करना एक लाइन में, क्या आप इसको कर पा रहे हो? तो इसको एक गाइडेंस के थ्रू आपको वॉक कराए एक फिजियोथेरेपिस्ट, या कई लोग आजकल रिवर्स वॉकिंग करते हैं, उससे इन बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं बैलेंस के लिए भी। तो ये सारा फिजियोथेरेपी के डोमेन में आता है। तो मेरा कहने का मतलब है फिजियोथेरेपी शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड
डॉक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर योर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी योर गुड फ्रेंड। डॉक्टर भी है ठीक है, बट फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छा फ्रेंड होगा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपको गेट बैलेंस एक्सरसाइज कराएगा, आपके साथ डेली 30 मिनट्स स्पेंड करेगा, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हील रेज आप काफ रेज कर सकते हो, काफ रेज इज जस्ट दिस, डूइंग लाइक दिस। तो आप जब ऐसे करते हो तो इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आपका, ये मसल्स भी स्ट्रांग होती है। यू कैन इंक्लूड दैट इनटू योर एक्सरसाइज रूटीन, नो हार्म इन डूइंग दैट। ये सुपर फूड्स क्या है, वो सुपर फूड्स क्या है, बेसिकली सुपर फूड्स उनको बोलते हैं जिनका थोड़ा ना मोड़ा बेनिफिट देखा गया है लॉन्जिविटी में, या तो जो बहुत न्यूट्रिएंट रिच है। तो क्वेश्चन आई थिंक ये था कि सुपर फूड्स आर सुपर कॉस्टली एज वेल, तो क्या उनका कुछ और अल्टरनेटिव्स नहीं है, क्या उनको ही खाने से हम हेल्दी रहते हैं। तो आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट कौन से सुपर फूड्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उनका। तो जब हम बेरीज की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैव somewhat proven role in preventing dementia, increasing your life health span। तो जब हम एंटी ऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो बेरीज, और उसमें भी खास करके ब्लूबेरीज काफी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, बट कॉस्टली है। तो ब्लूबेरीज की जगह हम इंडियन सिनारियो में क्या क्या ले सकते हैं, तो जामुन, वो भी एक बेरी फैमिली का ही मेंबर है, गुआवा, अमला, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच है, और इनमें विटामिन सी भी है जो कि अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस और भी एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें मिलते हैं। तो इनका आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जब विटामिन सी रिच फूड खाते हैं आप तो थोड़ा एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, तो उसको एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएं, और जिनको एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है थोड़ा मॉडरेशन में ही खाना है। केल होता है, केल इज लाइक एक पत्ते वाली सब्जी ही है, दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। बट अगर हम इंडियन सिनारियो में बात करें तो हमारे जो साग होते हैं, पालक, मेथी, बथुआ वगैरह, सरसों का साग, वो भी रिच है इन चीज़ों में। अगर आप उनको भी रेगुलर खा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको केल अलग से खाने की जरूरत है। क्यूनवा जो होता है वो इज लाइक अ राइस काइंड ऑफ थिंग, तो एक तरह का आपका ग्रेन ही है, बट उसका अगर इंडियन सिनारियो में हम बात करें, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, इन चीज़ों को अगर आप रोटी में इनकॉर्पोरेट करते हैं या किसी भी फॉर्म में खाते हैं तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू प्रोटीन, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू फाइबर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि इक्विवेलेंट होता है उसके। चिया सीड्स इज रिच इन ओमेगा फैटी एसिड्स, चिया सीड इज रिच इन फाइबर। फाइबर का रोल हमने पढ़ा ही, फाइबर हमारे गट के लिए अच्छा है, फाइबर हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, फाइबर हमारे गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्लो करता है, भूख को कम करता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर के लेवल को भी थोड़े हद तक इम्प्रूव करता है। तो फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिया सीड्स कहीं ना कहीं उसको प्रोवाइड करते हैं, साथ में ओमेगा फैटी एसिड्स को प्रोवाइड करते हैं, खास करके ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एचडीएल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को कम करता है। तो ये बेनिफिशियल है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट डिमेंशिया के पेशेंट्स में भी देखे गए हैं, हार्ट के पेशेंट्स में भी देखे गए हैं। तो जो लोग फिश खाते हैं, फिश में ये बहुत रिच अमाउंट में होता है, बट जो लोग फिश नहीं खाते हैं वो सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट या चिया सीड्स, चिया सीड्स कॉस्टली है तो इंडिया में फ्लैक्स सीड्स आता है, वो भी आप ले सकते हैं जो कि लिटिल चीपर है, बट उसमें भी गुड अमाउंट में मिलता है। क्या आलमंड मिल्क में कुछ अलग बेनिफिट है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप काउ मिल्क या बफेलो मिल्क या कर्ड योगर्ट जो इंडियन सिनारियो में यूज करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट। बोथ आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन, स्पेशली कैल्शियम एंड और बाकी चीज़ें भी इसमें ज़्यादा होती है। एंड जैसा हमने डिस्कस किया पहले, प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन भी क्वांटिटी अच्छी होती है मिल्क प्रोडक्ट्स में। ऑलिव ऑयल वर्सेस मस्टर्ड ऑयल, तो ऑलिव ऑयल आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो गुड, यू कैन कीप कंज्यूमिंग मस्टर्ड ऑयल एज वेल। बीच बीच में आप कभी कभी ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस, कौन से कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं, किन किन चीज़ों को साथ खा सकते हैं, किन चीज़ों को साथ नहीं खाना होता है। ये भी बहुत एक कॉमन मिथ्स रहता है इन पे। तो आयरन का आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आयरन बड़ा पेक्यूलियर है। आयरन को
मैं तो ये बोलूँगा किसी के साथ नहीं खाना चाहिए। जब आप आयरन खा रहे हो तो आयरन को ही खाओ, उसके आगे पीछे कुछ और मत खाओ। क्या साथ में खाना है? विटामिन सी। विटामिन सी या कोई भी सिट्रस फ्रूट आप अगर साथ खाते हो आयरन के, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है। अब आयरन का एब्जॉर्प्शन खराब किन चीज़ों से होता है? चाय, कॉफ़ी, कोई भी फॉर्म का खाना, या कोई भी और मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कुछ भी आप और खाओगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन को जब आप खा रहे हो तो ऐसा मेंटेन करो कि आयरन के अलावा कुछ और मत खाओ आप उस टाइम पे। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ अपने पेशेंट्स को, लंच के 1 से 2 घंटे बाद आप आयरन खा लो, उस समय कोई और दवाइयाँ मत लेना। चाय कॉफ़ी आप उसके आधे 1 घंटे बाद ही पीना, या नहीं पीते हो तो और भी अच्छी बात है। और हो सके तो नींबू पानी साथ में ले लो एक बार, नींबू आपको विटामिन सी भी मिल गया, आयरन भी एब्जॉर्ब हो गया। करक्यूमिन अगेन इज अ सोर्स ऑफ गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, और ये पाया जाता है हमारे हल्दी में, ब्लैक पेपर में, बहुत सारे और मसालों में भी पाया जाता है। ज़्यादातर इंडियन फूड में टर्मरिक और ब्लैक पेपर यूज होता है। तो दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ करक्यूमिन, एंड करक्यूमिन हैज शोन गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। विटामिन डी और कैल्शियम फूड्स को साथ में लेना है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, उसको आपको साथ में ले सकते हैं, उससे बेटर एब्जॉर्प्शन रहता है। विटामिन डी को कई बार K2 विटामिन के साथ लेने के लिए बोला जाता है। क्या उसका कोई बेनिफिट है? तो यस, जब हम विटामिन डी लेते हैं तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब विटामिन K2 हम साथ में ले लेते हैं उसके, तो K2 विटामिन क्या करता है, उस कैल्शियम को बोन्स में जाने के लिए पार्शियली वो करता है, गाइड करता है कि वो बोन्स में ही जाए, इधर उधर ना जाए वो कैल्शियम। तो जब विटामिन K2 के साथ आप विटामिन डी लेते हो तो उसके साथ विटामिन K2 लेते हो, तो जो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो प्रेफरेंशियली बोन्स को जाता है, एज कंपेयर कि वो ब्लड वेसल्स में चला जाए या कहीं और जाके स्टोन बना ले, जो कि एक कॉमन कंसर्न होता है कि हम कैल्शियम खाएंगे तो हमें स्टोन ना बन जाए, ब्लड वेसल में ना जमा हो जाए। तो इसमें ये देखा गया है कि जब हम K2 विटामिन के साथ देते हैं विटामिन डी को, तो प्रेफरेंशियल मूवमेंट ऑफ कैल्शियम टू बोन्स हैपेंस। अभी बहुत सारे सप्लीमेंट वैसे आते नहीं हैं, बट आजकल कुछ सप्लीमेंट ऐसे आने लगे हैं जो विटामिन डी को K2 के साथ मिक्स करके देने लगे हैं। अलग से नहीं मिलता है, तो मुश्किल होता है, अलग से नहीं मिलेगा आपको, बट कुछ सप्लीमेंट्स आप देखोगे तो विटामिन D3 प्लस K2 करके आ रहे हैं। हाई फाइबर मील शुड बी मेडिसिन के टाइम अवॉइड करना है, क्योंकि कई बार वो गट की मोटिलिटी को स्लो कर देता है ना, एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाता है। तो मेडिसिन जब ले रहे हैं तो हाई फाइबर डाइट को अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे। अब ये एक क्वेरी था कि इन पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं, तो ये आप फोटोज़ ले सकते हो। ज़्यादातर लोगों को पता है हमें क्या क्या खाना होता है किन चीज़ों के लिए। हार्ट की हम बात करें तो ओमेगा फैटी एसिड्स इज गुड फॉर हार्ट, तो जो फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, दे आर गुड फॉर हार्ट। ओट्स इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स, वो भी हमारे लिए अच्छा है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे कंडीशंस में हेल्प करेंगे ड्यू टू देयर एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर न्यूट्रिएंट वैल्यू। सॉल्ट कम खाना है हार्ट डिजीजेस को, हार्ट को अच्छा रखने के लिए। फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए कम खाना है, दैट इंक्लूड्स योर हार्ट एंड सर्कुलेशन। बोन्स एंड मसल्स के लिए मिल्क लेना है, कर्ड ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, सेसमे सीड्स या ऑयल ले सकते हैं, आपके प्रोटीन्स हो गए, एंड विटामिन डी हो गया फॉर योर बोन एंड मसल्स। नींद के लिए रात को वार्म मिल्क लेना बेनिफिशियल है, पाया गया है। एक चीज़ है पिस्ता, पिस्ताशियो जो होता है उसमें कुछ मेलेटोनिन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर, तो आप रात को जिनको नींद नहीं आती, एज अ सिर्फ सप्लीमेंट आप लेना चाहते हो तो पिस्ता विथ वार्म मिल्क ले लीजिए, दैट इज गुड फॉर योर स्लीप। एंड रात को सोने से या शाम के बाद कैफीन या बहुत ज़्यादा पानी इनटेक नहीं लेना है, वरना आपको रात को बार बार यूरिन भी जाना होता है तो उससे भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर ज़्यादा लेना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। पानी ज़्यादा पीना है। डायबिटीज़ के लिए अगेन होल ग्रेन्स को प्रेफर करना है, जैसे कि मिलेट्स वगैरह को, दाल को। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स लेने हैं, आलू वगैरह कम खाना है, और अगेन रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम खाना है।
प्रोस्टेट के लिए या रेदर प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल ज़्यादा पाया गया है। रेड मीट इज़ अ डेंजर साइन। अगर जो लोग ज़्यादा रेड मीट खाते हैं उनमें देखा गया है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। टोमेटोज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड उनका देखा गया है कि टोमेटोज ज़्यादा जो लोग खाते हैं या कंजम्पशन करते हैं ओवर द ईयर्स, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क उनमें कम होता है। तो प्लांट बेस्ड डाइट, पंपकिन सीड्स, टोमेटोज प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। तो जिनके फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की या जिनको बीपीएच ऑलरेडी है, पीएसए हाई रहता है, दे शुड ट्राई टू ईट लेस नॉन वेज, ईट मोर टोमेटोज एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। बाकी बीपीएच के लिए रादर बीपीएच इज योर रात को यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम आती है उसमें आप वाटर इनटेक थोड़ा इवनिंग के बाद कम रख सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि इनमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स होता है, तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके जिंजर, गार्लिक, लौंग में, टर्मरिक में, हनी में, बट दे शुड नॉट रिप्लेस कि आपको इन्फेक्शन हो तो आप ये ज़्यादा खा रहे हो तो ठीक हो जाओगे, दैट इज़ नॉट दैट। बट आप डे टू डे लाइफ में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, दे हैव एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, तो वो आपको बेनिफिट करेंगी। फिर एक क्वेश्चन था कि किन चीज़ों को रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए, तो पोटैटो, अनियन, अब ये सब मैंने सर्च करके लिखा है, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका, बट आई हैव स्टडीड जो भी चीज़ें मुझे रेलेवेंट लगी है मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो पोटैटोज, अनियन, गार्लिक, टोमेटो, बनाना को बाहर ही रखा जाता है, फ्रिज में नहीं रखा जाता है। और जब आप एक बार फ्रूट को कट कर देते हैं, इवन वाटरमेलन, पपाया, तो उनको रेफ्रिजरेट करना होता है। कट करने के बाद तो रेफ्रिजरेट करना है आपको, एंड उसको विद इन अ डे खा लें तो बेटर है, खास करके समर मंथ में। रीहीटिंग के लिए यही बोला जाता है कि रिपीटेड रीहीटिंग से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनका बेनिफिट नहीं रहता है। खास करके पालक, राइस, कुक्ड ऑयल वगैरह वाली जो चीज़ें हैं उनको बार बार रीहीट ना करें। उनको अच्छे से रेफ्रिजरेट किया है तो कम से कम एक बार रीहीट करके खा सकते हैं, थॉरोली रीहीट करके, अदरवाइज अवॉइड करें। तो कई लोगों को प्यास कम लगती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे छोटे छोटे क्वांटिटी में ही सिप्स ऑफ वाटर लेते रहें थ्रू आउट द डे, उससे अच्छा रहता है। एक साथ बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ना लें, और शाम के बाद पानी को कम करना है आपको। सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं, खास करके विटामिन डी और B12। तो विटामिन डी एंड B12 इज लाइक अ पैंडेमिक इन इंडिया एट दिस मोमेंट। सबका विटामिन डी कम आता है। आई डोंट नो, धूप की क्वालिटी चेंज हो गई है ओवर द ईयर्स, या लोग बिल्कुल धूप में नहीं जा रहे हैं राइट टाइम में, बट एनीवेज यू शुड चेक योर विटामिन डी एंड B12 ईयरली, क्योंकि एक बार आपका कम आया, आपने खा लिया सप्लीमेंट्स, कई बार एब्जॉर्प्शन नहीं होता सप्लीमेंट्स का, आपको चेक करना है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बार बार सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बार बार कम हो रहा है, तो मे बी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है अच्छे से। तो विटामिन डी और B12 दोनों जरूरी है चेक करना, और उनके सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेना, और रीचेक करना है आपको साल के बाद। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिए तो हो गया ठीक, ऐसे नहीं वर्क करता है। खास करके जो लोग वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो B12 को रीचेक करें, सप्लीमेंट्स लेते रहें बीच बीच में, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में B12 बहुत कम होता है, और B12 हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। B12 कम होने से हमारे ब्लड खून की बनने की कमी भी हो सकती है, प्लेटलेट की कमी हो सकती है। B12 कम होने से हमारा मूड लो हो सकता है, हमारी मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आ सकती हैं, कई नर्व रिलेटेड इश्यूज, टिंगलिंग, नमनेस भी B12 की कमी से होता है। तो B12 जो लोग वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन था कि कौन कौन से चेक करने हैं हमें, प्रिवेंटिव चेक्स कब नहीं करने हैं। तो प्रिवेंटिव चेक्स हम डिस्कस करेंगे अभी, क्या क्या करना जरूरी है। मैं जेरियाट्रिशियन हूँ, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे यहाँ पे बात करूँगा कि ब्लड टेस्ट तो हम में से बहुत लोग एनुअल हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आई थिंक आप लोग सारे हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत सारे लोग आप में हेल्थ चेकअप कराते हैं। हेल्थ चेकअप जो हम करते हैं उसमें अभी भी हम ऑर्गन स्पेसिफिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह तो कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ें उनमें भी पता नहीं चल पाती है। उन हिडन चीज़ों को पता करने के लिए एज अ जेरियाट्रिक डॉक्टर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट करते हैं। तो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, जब आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं तो एक बार उस रिपोर्ट को लेके अपने जेरियाट्रिक डॉक्टर से क्यों जाना है, ये देखिए। तो
एक तो मेडिकल कंडीशंस जो भी आपकी हैं उसके बेसिस पे आपकी ड्रग ऑप्टिमाइजेशन आपके एज के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, क्या अप्रोप्रिएट नहीं है, वो कराएगा आपका। ठीक है, तो उसको कौन कौन सी डिजीजेज में कितना आपको मेंटेन करना है शुगर वैल्यू। आपको ये पता है कि जब आप यंग हो तो 6.5 बोलते हैं HbA1c मेंटेन करने के लिए, जब आप 70-75 जाते हो तो बोलते हैं 7 मेंटेन करो, जब आप 80 हो जाते हो तो इवन 8 या 7.5 इज सफिशिएंट, वी डोंट वांट इट टू बी टू लोअर। सेम गोज फॉर ब्लड प्रेशर। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हो जाती हैं जो एज के साथ अप्रोप्रिएट नहीं है, जो हमें नींद ज़्यादा कर सकती है, डिजीनेस कर सकती है, फॉल के रिस्क को बढ़ा सकती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक जेरियाट्रिशियन आपको बताएगा कि कौन कौन सी आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ के हिसाब से क्या क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट है, क्या चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है। जो अब एनुअल हेल्थ चेकअप करते हो उसमें आपकी मेमोरी मूड तो चेकअप होती नहीं है, वो कैसे पता चलेगा आपको मूड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, आपको एंग्जाइटी तो नहीं हो रहा है माइल्ड, आपको अर्ली मेमोरी लॉस या अर्ली डिमेंशिया के फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं। तो जब हम CGA करते हैं उसमें हम मेमोरी और मूड की स्क्रीनिंग टेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, और अर्ली स्टेज पे हम आपको बता पाते हैं। कई बार आपको भी नहीं समझ आता कि आपको मेमोरी इश्यूज हो सकता है, हो रहा हो। डॉक्टर साहब ये एनुअल चेकअप में तो ये टेस्ट होते नहीं है, ये कॉग्निटिव, इसीलिए बोल रहा हूँ सर, एक बार जेरियाट्रिशियन के पास आपको आना है कॉम्प्रहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट कराने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आई वांट यू टू गो विद दिस टर्म टुडे, व्हाट इज कॉम्प्रहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट। तो आपका एनुअल हेल्थ चेकअप के अलावा जो आपकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है जो असेसमेंट, वो एक जेरियाट्रिशियन करता है, उनमें ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और ये जरूरी है क्योंकि ये भी हिडन होती हैं, इनको भी अर्ली स्टेज में पकड़ने का फायदा है, फ्रॉम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शन एंड मोबिलिटी, आपको फॉल का रिस्क तो नहीं है। 65 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन होते हैं 3 में से 1 साल में एक बार गिरते हैं, ये अमेरिकन डाटा है। तो फॉल रिस्क तो बढ़ गया 65 साल के बाद। आप मेरे पास आए हो, आपको फॉल रिस्क है कि नहीं है, ये जेरियाट्रिशियन आपको बताएगा चेक करके कि आपको फॉल रिस्क है या नहीं है तो क्या करना है, किस वजह से फॉल रिस्क है। आपके विजन के वजह से तो नहीं है, हियरिंग के वजह से तो नहीं है, आपके नी जॉइंट के वजह से तो नहीं है, आपके मसल्स वीक तो नहीं है, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो नहीं हो रही है। वो एक जेरियाट्रिशियन आपको बताएगा उनको कैसे करेक्ट करना है, आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज वाले रेजीम में जाना है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, आपको बाकी मेडिसिन कुछ ऐसे तो आप नहीं ले रहे हो जिनसे आपको फॉल रिस्क हो रही है, जिससे आपका बीपी घट जाता है, जिससे आपको रात को नींद ज़्यादा आए या दिन में आपको नींद जैसा आता रहे, तो वो मेडिसिन आपको वो बताएगा कि इन मेडिसिन को आप बंद करो। प्लस आप जब गिर जाते हो तो फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है, जिनके फॉल रिस्क ज़्यादा है, इवन जिनके नहीं है, बोन हेल्थ कैसी चल रही है आपकी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क तो नहीं है, आपकी बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं देखने के लिए। जब आप किसी एक नॉर्मल जीपी के पास जाते हो इतने एस्पेक्ट्स पे आपको नहीं एसेस कर पाते हैं। वी आर स्पेशलिस्ट इन डीलिंग विद सीनियर सिटीजन्स, तो हम लोग उस कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर चीज़ को देखते हैं कि आपको, आप आज हमारे पास आए हो, अब अगले साल भी आओ तो अगर मेरी एडवाइस फॉलो करके जाओगे या किसी जेरियाट्रिशियन की एडवाइस फॉलो करके जाओगे तो एटलीस्ट आप हेल्दी रहो। आपको गिरने का चांस कम कर पाएंगे हम, आपको मेमोरी वर्सनिंग का चांस कम कर पाएंगे, आपका मूड बेटर होगा, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, आपके इन्फेक्शन रेट कम होंगे। This assessment is an additional thing which a senior citizen should do. This is not for younger people. So इसमें सर जैसे मेडिकल तो डॉक्टर रिव्यू करता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री, उसके बेसिस पे क्या क्या डिजीजेस हैं, उनके आपस के इंटरेक्शंस क्या हैं। कॉग्निशन एंड मूड में आपका एक इंटरव्यू टाइप क्वेश्चनेयर होता है जिसमें हम आपसे असेस करते हैं, मैं ही असेस करता हूँ अगर मेरे पास आप आते हो। कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जो आपकी मेमोरी और मूड के स्कोर्स बताती है कि आपको डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं है, आपको मेमोरी इश्यूज तो नहीं है। फंक्शन एंड मोबिलिटी के लिए हम बेसिकली पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको चला के उसकी गेट चेक करते हैं कि उसको गिरने का डर कितना है। कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं एग्जामिनेशन में जिनसे हम ये बता पाते हैं कि पेशेंट को गिरने का डर कितना है। बोन हेल्थ के लिए हम कई बार पेशेंट का, अगर आपने एनुअल हेल्थ चेकअप में डेक्सा स्कैन नहीं किया है बोन डेंसिटी के लिए, वो हम करवाते हैं उनसे। मेडिकेशन रिव्यू, आपकी जितनी मेडिसिन है उनमें से कोई पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है आपके एज के अकॉर्डिंग, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो आपके फॉल रिस्क को बढ़ा रही है, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जिनके आपस में इंटरेक्शंस हैं और वो हार्मफुल हो
साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें असेस करते हैं। उसके अलावा होता है सोशल सपोर्ट भी इसमें इंक्लूड होता है कि होम सेफ्टी वगैरह कैसी है आपकी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे वेल लाइटेड रूम्स हैं कि नहीं है, आपके वॉशरूम में अगर कभी आप गिर जाओ तो ग्रैब बार्स या ये पकड़ के उठने के लिए है कि नहीं है, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कौन है, कल को आपको कुछ होता है तो वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हमें कांटेक्ट कर पाए अगर आप हमें हमारा इमरजेंसी डॉक्टर बनाते हो तो, या कभी आपको हमसे ही कनेक्ट करना हुआ तो कैसे करोगे, तो वो चीज़ों को भी हम असेस करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कई बार कि सोशल एस्पेक्ट क्या है एक सीनियर सिटीजन का, कोई एक अकेले रह रहा हो तो उसको हम कैसे बेटर हेल्प कर सकते हैं कि कभी उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो किसको कांटेक्ट करें हमारी टीम में, जिससे उनकी कोई क्वेरी हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इसके बेसिस पे आपका एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनता है। दैट पर्सनलाइज्ड प्लान बेसिकली टेल्स यू कि जो ये एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, डिमेंशिया हो, चाहे फॉल रिस्क हो, चाहे मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हो, इनका रिस्क कितना है, आपको कितने फ्रिक्वेंटली आपको इनको चेक करना है, या क्या क्या चीज़ें आपको प्रिवेंशन के लिए ऐड करनी है, या उनका कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अलॉन्ग विद दैट जो आपने एनुअल हेल्थ चेकअप कराया है ब्लड बेस्ड एंड ऑल, उसके बेसिस पे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या नहीं रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें हम बंद कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज एज अ ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें हम आपको बना के एक पर्सनलाइज्ड प्लान देते हैं। डेली बीपी चेक करना इज़ नॉट एडवाइजेबल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल बीपी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, बहुत अप्स एंड लोज होते हैं। डेली बीपी चेक करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, उससे एंजाइटी बढ़ती है। आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर लें, अगर स्टेबल चल रहा है तो दैट इज़ फाइन, उससे ज़्यादा मैं नहीं एडवाइस करता करने के लिए। सर वो वेरी करता है, बट हाँ 120/80 या 130/80 तक भी एक्सेप्टेबल है फॉर अ सीनियर सिटीजन। HB1AC शुगर, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो साल में 1 बार करना है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो 6 महीने में 1 बार करना है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो 3 महीने में 1 बार करना है। ठीक है। लिपिड प्रोफाइल, अगेन अगर आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है तो थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक कर सकते हैं, 6 महीने 3 महीने पे, अदरवाइज ईयरली करना है। थायराइड फंक्शन टेस्ट, अगर TSH आपको थायराइड की बीमारी है, आपका स्टेबल चल रहा है TSH, तो साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार करना है। अगर आपको थायराइड डिजीज़ नहीं है तो साल में 1 बार करना है। अगर आपका थायराइड स्टेबल नहीं है, कभी TSH बढ़ रहा है, घट रहा है, डोज मॉडिफिकेशन करना है, तो वो तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। यूजुअली 3 महीने में 1 बार करना पड़ सकता है। विटामिन D, B12 ईयरली करना चाहिए कम से कम। किडनी लिवर फंक्शन टेस्ट भी अगर खराब नहीं है तो साल में 1 बार करना है। आई और हियरिंग टेस्ट भी साल में या 2 साल में 1 बार करना चाहिए। अब कुछ टेस्ट होते हैं, क्या उनको हम बंद कर सकते हैं करना 70-75 साल के बाद? तो यस, बहुत सारे कैंसर स्क्रीनिंग ऐसे हैं जिनका देखा गया है कि एक एज के बाद करने में फ़ायदा कम है, एप्रहेंशन रिलेटेड टू द टेस्ट एंड कॉस्ट इज मोर, तो रिस्क बेनिफिट रेशियो ज़्यादा नहीं आता है। लेट्स से पैप्समियर 70 साल के बाद करने का बहुत वैल्यू नहीं है। 70 साल के बाद सर्वाइकल कैंसर जो होता है एक वायरस से होता है, HPV वायरस, न्यू वायरल इन्फेक्शन या न्यू कैंसर हो सर्वाइकल कैंसर हो जाना आफ्टर 70 ईयर्स इज नॉट एडवाइजेबल। इसलिए जो उसकी गाइडलाइंस भी है वो भी एडवाइज नहीं करती कि 70 साल 65 साल के बाद पैप्समियर को बार बार किया जाए। इन अ सिमिलर वे PSA का जो टेस्ट होता है, PSA के टेस्ट को लेके बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं PSA का टेस्ट करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करो आफ्टर एज ऑफ 75 ईयर्स। बट अगर मेरा इस पे वर्डिक्ट ये है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की मेल्स में तो आप कंटिन्यू कर सकते हो 10 मोर ईयर्स। अदरवाइज अगर नहीं है तो 75 साल के बाद PSA का टेस्ट करने का बहुत बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी प्रोवोकिंग, अगर PSA आएगा आप अननेसेसरी MRI कराओगे, अननेसेसरी बायोप्सी कराओगे। प्रोस्टेट कैंसर इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर। अगर 78 साल पे आपको डायग्नोज भी होता है, अगले 10 साल उसमें कोई बहुत सिम्टम्स नहीं आने वाले हैं। एंड गिवन आपकी एज, गिवन आपकी फंक्शनल स्टेटस, मे बी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेस्ट इट। आप टेस्ट करके उसको करोगे क्या? डू यू वांट टू गो फॉर वेरी इन्वेजिव थिंग और डू नॉट वांट टू गो फॉर वेरी इन्वेजिव थिंग? Again, it depends. You have to discuss the risk benefit of doing any test with your doctor,
स्पेशली सर्टन कैंसर स्क्रीनिंग्स आफ्टर द एज ऑफ 75 ईयर्स। तो आप 75 साल से ज़्यादा एज है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करो कि ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आप क्या करोगे। डज दैट अलाइन विथ योर थॉट प्रोसेस कि आई वांट टू गो थ्रू ऑल दैट थिंग और नॉट, तो आप कराओ, अदरवाइज मत कराओ। तो दैट इज अ केस टू केस बेसिस डिस्कशन विच यू हैव टू हैव विथ योर डॉक्टर। आजकल बड़ा बज़वर्ड चल रहा है एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी को कैसे कर रहे हैं, बहुत सारे बिलियनर्स कुछ कुछ अपने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लॉन्जिविटी, अपना बायोलॉजिकल एज कम कर रहे हैं। आई वुड नॉट गो इनटू दैट। मैं जो प्रूवन चीज़ें हैं, जो चीज़ों को हम करके सही में अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, अपनी बायोलॉजिकल एज को बेटर कर सकते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। अब जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? अभी तक हमने जो डिस्कस किया, मैंने शुरू में बोला था how we are aging is 25% genetics, 75% is how we are doing or how we are living, how is our lifestyle। ठीक है, हमने लाइफस्टाइल सब कुछ ठीक कर लिया। a very healthy army man age 75, non alcoholic, non smoker can still develop a colon cancer। वो तो जेनेटिक्स है ना। फिर 75% तो उसने अपनी लाइफ में फिट रहा है, दौड़ा है, नींद प्रॉपर ली है, रेस्ट किया है, खाना अच्छा खाया है, प्रोटीन खाया है, मसल्स बिल्ड किया है, पूरा डिस्कशन जितना हमने अभी तक किया है सब किया है। बट ही कैन स्टिल डेवलप डिमेंशिया, he can still develop Alzheimer's disease, he can still develop Parkinson's disease, he can still develop any kind of cancers। तो वो 25% को भी क्या हम किसी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं? क्या उस 25% में भी हम गॉड प्ले कर सकते हैं? तो ये फिर आता है इस जेनेटिक टेस्टिंग से कि आपके जीन्स क्या बता रहे हैं, आप किस चीज के लिए रिस्क, हाई रिस्क हो, किस चीज का आपके अंदर इनहेरिटेड रिस्क है। क्या आपके अंदर ऐसे जीन्स हैं जो आपको डिमेंशिया के लिए ज़्यादा रिस्क बना रहे हैं, ज़्यादा रिस्क पे बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें जो आपके अंदर अगर प्रेजेंट हो तो जल्दी डिमेंशिया होता है या श्योर डिमेंशिया होता है, चाहे आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा भी रहा हो। तो ऐसे केसेस में जैसे नॉर्मली डिमेंशिया 80 ईयर्स पे हो रहा है किसी को, उनको 65 ईयर्स 70 पे भी डिमेंशिया हो सकता है। तो क्या हम अगर जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, हमें पहले से पता होता है कि आई एम एट रिस्क, तो क्या हम बेटर प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते उसके लिए? क्या अगर हमें पता है कि हमें कोलोन कैंसर के जीन्स पॉजिटिव है, हमारे अंदर कोलोन कैंसर का रिस्क ज़्यादा है मुझे ड्यू टू माई जीन्स, नॉट माई ईटिंग हैबिट, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन बट माई जेनेटिक रिस्क इज हाई, तो क्या मैं उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड नहीं रहूँगा? क्या मैं अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर नहीं कर लूँगा? क्या मैं अपनी कोलोनोस्कोपी, जो कि एडवाइज्ड है कि हर 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए 40 साल के बाद, टू स्क्रीन फॉर कोलोन कैंसर, उसको नहीं करवाऊंगा अच्छे से, जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं कैंसर स्क्रीनिंग्स। फॉरेन में सब लोग करते हैं, इंडिया में नहीं करते कैंसर स्क्रीनिंग्स को उतना। फॉरेन में एवरीबडी डज देयर कोलोनोस्कोपी, वो इंश्योरेंस कवर्ड भी होता है 10 साल में एक बार, यहाँ नहीं करते हैं। बट क्या आपको अगर पता हो कि आपको कोलोन कैंसर का रिस्क है तो अभी आप नहीं कराओगे, या आई थिंक आप कराओगे? तो ये जो जेनेटिक रिस्क है कि आपके लिए क्या सुटेबल है, कौन सी दवाइयाँ आपके लिए सुटेबल है, हार्ट डिजीज का रिस्क कितना है कितना नहीं है। जिम जाने वाले लोग भी सडन कार्डियक डेथ से आर डाइंग, कहीं ना कहीं जीन्स भी इन्वॉल्व है उसमें। एक बहुत हेल्दी बंदा आया विद ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ 600, क्यों? जीन्स, जेनेटिक्स, उसके अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो ट्राइग्लिसराइड्स को मेटाबोलाइज कर रहे हैं। इज नॉट ईटिंग जंक फूड, इज नॉट ईटिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल, ही इज फिजिकली एक्टिव, बट उसके ट्राइग्लिसराइड 600 है। तो ये सारे जो रिस्क हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं जेनेटिक टेस्टिंग से कर पाते हैं। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अभी आपको 20 साल और जाना है, 30 साल और जाना है, उन 20-30 सालों में क्या क्या डिजीज इनकाउंटर हो सकते हैं, उसको हम कैसे बेटर प्रिपेयर्ड रहें, उनके लिए हम क्या प्रिवेंटिव टेस्ट कराते रहें, क्या हमारी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? यस, अगर आप कोलोन कैंसर के रिस्क पे ज़्यादा हो तो हम 5 साल पे आपका कोलोनोस्कोपी करना चाहेंगे एज कम्पेयर टू 10 ईयर्स, जो कि आप अभी करा भी नहीं रहे हो।
ठीक है, तो ये जेनेटिक टेस्ट से हम उस 25% को टारगेट करना चाहते हैं कि उस 25% को भी हेल्थ कॉन्शियस जो लोग लंबा और अच्छा जीना चाहते हैं उनके लिए हमने ये जेनेटिक टेस्टिंग लॉन्च की है अपने लॉन्जेविटी जेरियाट्रिक प्रोग्राम के थ्रू, जो कि कॉस्टली होती है, बट अभी वी आर गिविंग एट अ डिस्काउंट, तो अभी 10K के अराउंड में भी हो जा रहा है ये, बट इट यूजली कॉस्ट 20K बिकॉज इट इज़ न्यूअर टेस्ट एंड ऑल, इट इज़ कॉस्टली। तो आई वुड रिक्वेस्ट जिनको भी इस पे इंटरेस्ट है दे कैन इंक्वायर अबाउट इट, इट्स अ गुड थिंग, इफ यूर हेल्थ कॉन्शियस यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट एज वेल। आई हैव डन इज बहुत सारे डिजीजेस के गट माइक्रोबायोटा और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, पार्किंसंस डिजीज में, डिमेंशिया में, डिप्रेशन में। हमारी जो गट माइक्रोबायोटा चेंज हो जाती है, हमारे गट में देयर आर यूजफुल बैक्टीरियाज, देन देयर आर नॉट यूजफुल सो यूजफुल बैक्टीरियाज। यूजफुल बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं, दे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो हमारी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। बट ऐसा अब आजकल स्टडीज़ में ये पाया जा रहा है कि जिनको जो बीमारियां हो रही हैं उनकी गट माइक्रोबायोटा अल्टर्ड है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से। तो इस पे बहुत एक्टिव एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च है एंड इंटरेस्ट है। तो इसमें बहुत सारे स्टडीज़ भी आ रहे हैं कि अगर हम आपकी गट माइक्रोबायोटा को टेस्ट करते हैं, अगर उसमें अनयूजफुल बैक्टीरिया ज़्यादा है यूजफुल के कंपैरिजन में, तो हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसमें थ्रू डाइट, थ्रू सप्लीमेंट्स, जिसके वजह से अगर उनसे कोई डिजीज़ आपको होने का रिस्क ज़्यादा है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक न्यू चीज़ है जो हम लॉन्च किए हैं थ्रू डॉक्टर श्रीनिधि ओनली। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, मे बी आने वाले टाइम में और बेटर इसके भी रिजल्ट्स होंगे विच वी विल शेयर विथ यू। तो अगेन वी हैव डिस्कस दिस पॉलीफार्मेसी को एज अ जेरियाट्रिशियन वी टैकल इट, जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसमें क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा LDL लो हो जाता है, जैसे किसी का क्वेश्चन था क्या स्टैटिन बंद कर देना चाहिए एक एज के बाद। तो इस पे मेरा से ये है कि स्टैटिन्स आपको टारगेटेड लेना है। टारगेट इज़ अगर आपको हार्ट डिजीज़ हुई है, कभी स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, या आपको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीजेज होने की, तो आपको LDL 70 से नीचे रखना है। LDL इज योर बैड कोलेस्ट्रॉल, इन योर लिपिड प्रोफाइल देयर इज एन LDL को 70 से नीचे रखना है। अगर आपको ये सब कभी नहीं हुआ है, आपको फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, तब आप 100 के आसपास भी रख सकते हो उसको। एंड अगर वो 100 को आप बिना दवाई के भी मेंटेन कर पाते हो तो दवाई नहीं रिक्वायर्ड है। अगर 100 मेंटेन करने के लिए आपको दवाई चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा LDL कम हो जाता है तो वो ब्रेन के लिए कई बार डिमेंशिया के रिस्क और उसके लिए नेगेटिव होता है। तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है, 40 से कम बिल्कुल नहीं करना है। तो आप अपने डोज को रिड्यूस करें अपने डॉक्टर से बात करके, और LDL को इस 70 से 100 के रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करें। LDL के बहुत, स्टैटिन के बहुत ज़्यादा हाई डोजेस से कई बार मसल पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो कई ज़्यादातर पेशेंट्स इनटॉलरेंट होते हैं। बहुत सारे लोग इनटॉलरेंट होते हैं, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग इनटॉलरेंट होते हैं स्टैटिन से। तो भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। कोलेस्ट्रॉल लोअर करने की बहुत सारी मेडिसिन है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिन्स ही खाने हैं आपको। स्टैटिन्स आर वेरी इफेक्टिव ड्रग, बट इफ़ यू आर नॉट टॉलरेटिंग, टॉक विथ योर डॉक्टर एंड ट्राई टू चेंज टू सम अदर मेडिसिन। और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप सब करते भी हैं, एक तो स्टे कनेक्टेड, ऐसे जो एक्टिविटीज़ होते हैं डू पार्टिसिपेट इन दैट। माइंड को एक्टिव रखना है, अपने कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस करनी है, पजल्स खेलना है, सुडोको खेलना है, कोई भी ऐसी टास्क है जहाँ पे कुछ दिमाग लगाना है, कैलकुलेशंस करना है, वो करिए। आपस में चेस खेलिए, कोई गेम खेलिए, अंताक्षरी खेलिए, गाने याद करके गाइए, दैट इज ऑल गोइंग टू हेल्प योर मेमोरी। पर्पस की हमने बात की थी, इकागाई पर्पस। अगर आपके लाइफ में कुछ आप नया ढूंढ पाते हो कि मैं किसी की हेल्प करूंगा, बच्चों की हेल्प करूंगा, या कुछ NGO का काम करूंगा, कुछ सोशल वर्क करूंगा, या कुछ भी करूंगा, दैट पर्पस हेल्प्स यू। वो पर्पस ढूंढिए अपने लाइफ में। नींद बहुत जरूरी है। ये मैंने एक वो बनाया है कि अ डे दैट एजेस यू वेल, कैसा दिन होना चाहिए आपका। तो आप जब सुबह उठते हो, तो एक जस्ट अ समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। जब आप सुबह उठते हो, आराम से उठना है, बहुत तेजी से नहीं उठना है। आपको पानी पीना है, नींबू पानी की बहुत जरूरत नहीं है, पानी पीजिए।
आप थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करिए, अपने जॉइंट्स को मूव करिए, हाइड्रेट करिए, ब्रेकफास्ट में कुछ तो प्रोटीन खा लीजिए जिससे आपका डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पूरा हो जाए, और गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। मिड डे आया, आपने दोपहर में खाना खाना है, उसमें दाल कोई भी फॉर्म का, आप ग्रेन्स ले लीजिए, मेडिसिन आपकी जो है दिन की वो आप खा लो, पानी पीते रहो। आफ्टरनून में या शाम में आप एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 बार करने की कोशिश करिए। कोई हॉबी या सोशल विजिट आप करना चाहते हो दिन में, एक बार वो करिए। अपने माइंड को इंगेज रखने की कोशिश करनी है। इवनिंग में लाइट डिनर करना है, डिनर जल्दी करना है। पानी का इनटेक आफ्टर 5-6 PM कम करना है। जल्दी और फिक्स टाइम पे सोने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा प्रोटीन स्नैक, प्रोटीन बार या प्रोटीन का कोई भी सोर्स आप सोने से पहले मिल्क में डाल के या मिल्क ही ले सकते हैं, और ट्राई टू स्लीप, हैव अ गुड स्लीप। दिस इज योर ब्लूप्रिंट फॉर हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जिविटी। दिस जस्ट टू समराइज, आपको जो डॉक्टर्स आपके बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, ब्लाइंडली किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और उन पे नहीं जाना है, और अगर वो आप उनकी भी क्रेडिबिलिटी देख के ही उनको फॉलो करिए। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस आई वुड लव टू आंसर। One thing I can tell you for sure, that what Dr. Akash has today explained to all of us, all senior citizens, for each kind of query which we will have, अच्छा, consulting any doctor would not be possible for so many things which he has really told today out of this talk, and we should once again thank him. And Dr. Saab, thank you very much. Thank you. And I always feel that Erova's such gatherings over a medical talk is very beneficial with Dr. Akash kind of talks which are delivered to real in practical sense. Only one query, Dr. Saab, this assessment, is it a proper item billed No, it's as per no, it's just started, included or in it will be a CGA. open thing? comprehensive geriatric assessment. That is included in my OPD bill, nothing extra. Acha, this is only It's a complimentary is a consultation. So I think it's a good important. So जो CGA होता है, that is included in my OPD bill, that is not billed separately. It's just that what we do when you consult us for the first time, that is what we do as part of assessment. उसका कोई अलग से चार्जेस या वो नहीं होता है। यानी एनुअल चेकअप डॉक्टर साहब जनरली सभी कराते हैं, एनुअल तो हेल्थ चेकअप सभी कराते हैं, बट उसके बाद सबको एक बार जेरियाट्रिशियन से भी मिलना चाहिए। यही मेरे तरफ से आपसे वो है। आप जहाँ पे भी रहते हैं आप सर्च करो जेरियाट्रिशियन एंड मीट, गो एंड इंस्टेड ऑफ अ जीपी गो टू अ जेरियाट्रिशियन। दैट विल हेल्प यू मोर with the CGA, with their expertise in handling elderly patients. You will benefit more. As a token of our real gratitude for such a useful talk, I will request our senior most colleague Mathur Saab to hand over our gratitude to Dr. Akash as thanks once more. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much.